हाय एवरीवन। हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड के एक टॉपिक कार्बधात्विक यौगिक के बारे में पढ़ रहे थे। कार्बधात्विक यौगिक का सामान्य परिचय और उसके नामकरण के बारे में हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बधात्विक यौगिक को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, धातु और कार्बन बंध यदि उपस्थित हो तो ऐसे यौगिकों को कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। तो इसी बंध की प्रकृति के आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। धातु और कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा हम वर्गीकरण कर सकते हैं लिगेंड के तौर पर। ये जो हमने कार्बनिक समूह यूज किया है, इस कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लिगेंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। लिगेंड यहाँ हम इस कार्बनिक समूह के लिए यूज कर रहे हैं। लिगेंड जो है उसकी प्रकृति के आधार पर कार्बधात्विक यौगिकों को दो भागों में सरल कार्बधात्विक यौगिक और मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक में वर्गीकृत कर सकते हैं। गाइज, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सरल कार्बधात्विक यौगिक किन्हें कहा जाता है। ऐसे कार्बधात्विक यौगिक जिनमें केवल धातु से कार्बनिक समूह ही जुड़ा हो तो उसे कार्बधात्विक यौगिक या फिर सरल कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। सरल कार्बधात्विक यौगिक दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है सममित कार्बधात्विक यौगिक, दूसरा होता है असम्मित कार्बधात्विक यौगिक। सममित कार्बधात्विक ऐसे कार्बधात्विक यौगिक को हम कहने वाले हैं जब धातु के साथ में जुड़े कार्बनिक समूह समान हो। कार्बनिक समूह समान हो तो उसे सममित कार्बधात्विक यौगिक कह सकते हैं। गाइज, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है C2H5 ट्वाइस Zn। C2H5 ट्वाइस लिखने का मतलब यहाँ ये है कि यहाँ पे जिंक जो है, जिंक के एक साइड C2H5 जुड़ा है तो दूसरी साइड जो बंध बना हुआ है वो भी किसका है, C2H5 का है। ये जो कार्बनिक समूह है यहाँ पे भी C2H5 है और यहाँ पे भी C2H5 है। दोनों तरफ सेम कार्बनिक समूह होने के कारण हम इसे सममित कार्बनिक समूह या फिर सममित कार्बधात्विक यौगिक कह सकते हैं। सममित कार्बधात्विक यौगिक जो है वो सरल कार्बधात्विक यौगिक का एक भाग था। अब सरल कार्बधात्विक यौगिक का ही दूसरा भाग बनता है असम्मित कार्बधात्विक यौगिक। असम्मित कार्बधात्विक यौगिक उन यौगिकों को कह सकते हैं जिनमें कार्बनिक समूह भिन्न भिन्न हों। धातु के साथ जो कार्बनिक समूह जुड़ते हैं वो यदि अलग अलग हो तो उसे असम्मित कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है C2H5 MgC6H5। एक साइड C2H5 है और दूसरी साइड C6H5 है। ये हम देखते हैं धातु के रेस्पेक्ट में। धातु की एक साइड फेनिल समूह, दूसरी साइड एथिल समूह। दोनों ही कार्बनिक समूह हैं लेकिन दोनों समूह भिन्न भिन्न हैं, समान नहीं है, इसीलिए इसे असम्मित कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। गाइज, ये था सरल कार्बधात्विक यौगिक के प्रकार। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक के बारे में। मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक ऐसे कार्बधात्विक यौगिकों को कहते हैं जिनमें कार्बनिक समूह के अलावा अकार्बनिक समूह भी उपस्थित हो। गाइज, कार्बनिक समूह का आशय यहाँ ऐसे समूह से है जिसमें कार्बन उपस्थित हो और अकार्बनिक समूह उसे कहा जा रहा है जिसमें कार्बन अनुपस्थित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है C2H5 MgBr। C2H5 एक कार्बनिक समूह है जबकि ब्रोमीन एक अकार्बनिक समूह है। ऐसे यौगिकों को या फिर ऐसे कार्बधात्विक यौगिकों को मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। गाइस, ये था लिगेंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। लिगेंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण के बाद सेकंड टाइप हमारे पास आने वाला है, वो होगा धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। गाइस, कार्बधात्विक यौगिकों में धातु और कार्बन के बीच में बंध उपस्थित होता है। उस बंध की प्रकृति के आधार पर हम वर्गीकरण दिखाने वाले हैं। धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर कार्बधात्विक यौगिकों को चार भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला है आयनिक यौगिक, दूसरा है सहसंयोजक यौगिक, तीसरा है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक एंड फोर्थ है आपके पास विस्थानित इलेक्ट्रॉन बंध यौगिक। गाइस, हम एक एक के बारे में यहाँ पे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक किसे कहा जाता है,
विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक कौन से होते हैं। आपने आयनिक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक इन दोनों के बारे में पहले से आपको पता होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक और विस्थानित इलेक्ट्रॉन बंध यौगिक ये दोनों आपके लिए नए होने वाले हैं। गाइस देखिएगा ध्यान से। सबसे फर्स्ट हमारे पास है आयनिक यौगिक। ऐसे कार्बधात्विक यौगिक जिनमें उपस्थित धातु तथा कार्बन के मध्य विद्युत ऋणता का अंतर अधिक हो, अर्थात धातु कार्बन बंध ध्रुवीय हो। धातु कार्बन बंध ध्रुवीय होने का आशय ये है कि ये जो आप धातु लेने वाले हैं, इस धातु में सबसे अधिक धात्विक गुण होने चाहिए। जितने ज़्यादा धात्विक गुण होंगे उतना ही इस पे पॉजिटिव बनेगा, और जितना इस पे पॉजिटिव बनेगा उतना ही कार्बन पे ऋणात्मक आवेश जाने वाला है। गाइस आपको पता है यहाँ पे धातु है, धातु पे हमेशा धनात्मक आवेश दिखाया जाता है, और कार्बन पर धातु के साथ में यदि कार्बन जुड़ा है तो इस कार्बन पर ऋणात्मक आवेश दिखाया जाता है। यहाँ पे ये जो धातु है ये मुख्यतः क्षार धातु या फिर क्षार मृदा धातु होती है, क्योंकि क्षार धातु और क्षार मृदा धातु में सबसे अधिक धात्विक गुण पाए जाते हैं। सबसे अधिक धात्विक गुण से आशय है कि इसमें सबसे ज़्यादा धनात्मक आवेश ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा धनात्मक आवेश युक्त धातु होगी हमारे पास या तो क्षार धातु या फिर क्षार मृदा धातु। अतः आप कह सकते हैं कि आयनिक यौगिकों का निर्माण क्षार धातु और क्षार मृदा धातुओं के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है C2H5Na। Na यहाँ पे सोडियम है, C2H5 एथिल हो गया। तो एथिल सोडियम जो हमने बनाया है इसमें धातु और कार्बन का बंध बना है, और इसे ही हम कहते हैं आयनिक यौगिक है। ये हमारा आयनिक यौगिक क्यों बोला है, क्योंकि ये एक क्षार धातु का है, इस पे सबसे अधिक धनात्मक आवेश रह सकता है और इस पे जाएगा ऋणात्मक आवेश। बंध जो है वो अत्यधिक ध्रुवीय होने के कारण हम इसे आयनिक यौगिक कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड आएगा सहसंयोजक यौगिक। ऐसे कार्बधात्विक यौगिक जिनमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं वे सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। गाइस आपको बहुत अच्छे से पता है कि सहसंयोजक बंध आप किसे कहते हैं। ऐसे बंध जो बिल्कुल साझेदारी से बने हों, साझेदारी से बनने के बाद उसमें ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रॉन इस बंध के होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहते हों, क्योंकि यहाँ पे धातु जो है वो अत्यधिक धनात्मक आवेश युक्त होती हैं, इसलिए थोड़ा सा कार्बधात्विक यौगिकों में इन कार्बन युक्त यौगिकों का ऋणावेश अधिक होने के कारण या विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है हल्का सा किसकी तरफ रहेंगे, इस कार्बन की तरफ। इस कारण इसमें क्या हो सकता है, सहसंयोजक बंध उपस्थित है और सहसंयोजक बंध युक्त यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों की। ऐसे सहसंयोजी यौगिक जिनमें तत्वों द्वारा अपने सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करने के पश्चात भी इनका अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता है, उन यौगिकों को इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक आप कैसे काउंट करेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है BH3 यहाँ पे एक यौगिक है और ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। हम कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है या नहीं, इसके लिए हमें देखना होता है ये जो हमारे पास धातु है, धातु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। बोरोन धातु है, यहाँ पे बोरोन धातु का परमाणु क्रमांक 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि लिखते हैं तो हमारे पास बनेगा 1s2 2s2 2p1। गाइस इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है ये इसका पहला कोश है और ये इसका दूसरा कोश है। यदि बोरोन की बात करें तो ये ही इसका कौन सा होगा, अंतिम कोश या फिर संयोजकता कोश भी होगा। अंतिम कोश या संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो हमें काउंट कर लेनी है। वो काउंट करने के बाद हम यहाँ पे दिखाएंगे कुछ इस टाइप से कि बोरोन के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है। अब बोरोन जैसे ही हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा, मतलब इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करनी है कुछ इस प्रकार से। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। बोरोन के पास ये जो इलेक्ट्रॉन था इसने हाइड्रोजन को दिया। दोनों ने मिलकर साझेदारी करके एक बंध बना लिया। यहाँ पे जो बंध बना है सेम टाइप से हम ऐसे तीनों हाइड्रोजन से बंध बना के दिखा देते हैं। ये हमने 3 बंध बना दिए, ये हमारे पास बन गया BH3।
गाइस आप काउंट कर सकते हैं। अब आपने एक यौगिक बनाया है BH3, इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना। इलेक्ट्रॉन जब आप काउंट करेंगे, 2 यहाँ से, 2 ये वाले और 2 ये वाले, टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, ये देखना क्या इसका अष्टक पूरा कर रहे हैं? गाइज आपको पता हो तो एक अष्टक नियम होता है जिसके अकॉर्डिंग जो भी आप यौगिक बना रहे हैं, उस यौगिक के अंतिम कोष में यदि 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो यौगिक स्थायी होगा, अन्यथा वो यौगिक स्थायी नहीं होता है। 8 इलेक्ट्रॉनों से कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसे हम इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक की पहचान होती है। आपके पास जो भी यौगिक होगा, आप उसमें काउंट करके देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हुई है या फिर नहीं हुई है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख रखा है R3Al, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम। गाइस एल्यूमिनियम का ये जो यौगिक आपने बनाया है R3Al, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून है या फिर नहीं है। यहाँ पे आप देखना, एल्यूमिनियम जो है उसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। परमाणु क्रमांक 13 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देख लेंगे इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें देख लेंगे हम, 1s2 ये पहला कोष बना है, 2s2 2p6 ये दूसरा कोष बना है और 3s2 3p1 ये तीसरा कोष है। तीसरा कोष यहाँ पे अंतिम कोष है। अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3 इसमें अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है। इन 3 इलेक्ट्रॉनों ने 3 R समूह के साथ मिलकर 3 बंध बना लिए। 3 बंध बनाने के बाद यदि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप काउंट करेंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का, एक R का, सेम काम यहाँ पे करवाएंगे, ये एल्यूमिनियम का, ये एल्किल समूह का, सेम काम यहाँ पे करवाते हैं, ये एल्किल समूह का और ये एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, जिससे उन्होंने क्या कर लिया, अपने इलेक्ट्रॉन देकर एल्किल समूह के साथ में बंध बना लिए। गाइज अब आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए हैं। मतलब ये भी कैसा है, आपका इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जब होते हैं तो ये क्या करते हैं, कभी भी फिर अकेले नहीं रहते, ये अपना द्विलक बना लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है R3Al होल ट्वाइस, इसका मतलब है आप इसे लिख सकते हैं R6Al2, 2 एल्यूमिनियम होंगे और 6 आपके पास एल्किल समूह होंगे। अब हम देख लेते हैं कि इनकी संरचना कैसे बनती है। गाइस हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है Al2CH3 6। यहाँ पे Al2CH3 6 में सेतु बंध का निर्माण होता है। सेतु बंध का मतलब है कि यहाँ पे ये एल्यूमिनियम 3 CH3 के साथ में बंध बना रहा है, ये वाला एल्यूमिनियम भी अपने 3 CH3 के साथ में बंध बनाएगा। लेकिन गाइज आप ये देख पा रहे होंगे आराम से, मैंने इलेक्ट्रॉनों को दिखाया है, ये इस एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन है, इस बंध में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे CH3 ने, कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और इस बंध में केवल यही एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन्होंने मिलकर क्या बनाया है, सेतु बंध बनाया है। यहाँ पे सेतु का काम किया है इस CH3 ने। ये जो सेतु बंध बना है, इसमें यदि आप इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि सेंटर आपने 3 लिए, एक एल्यूमिनियम, एक CH3 एंड लास्ट एल्यूमिनियम। ये 3 सेंटर हैं और इन 3 सेंटर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी है। इस प्रकार से सेतु का निर्माण करते हुए ये अपना द्विलक बनाते हैं। इस द्विलक में स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि इस द्विलक से यदि आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करेंगे तो हमें 8 दिखाई देती है। 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हैं, 5 6 7 8, ऐसे हम टोटल करके इस वाले एल्यूमिनियम के यौगिक जो बना है उसके 8 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। गाइस अब ये हमारा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक वाला वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। फोर्थ हमारा आता है विस्थानित इलेक्ट्रॉन बंध यौगिक। गाइस विस्थानित इलेक्ट्रॉन बंध यौगिक में सीधा सा आप देखना कि ये वाले जो हैं, इन यौगिकों में 2 बार अतिव्यापन होता है। इन यौगिकों में अतिव्यापन जो है वो 2 बार होगा। 2 बार अतिव्यापन होने के बाद इसमें क्या बनता है, विस्थानित इलेक्ट्रॉन बंध यौगिकों का निर्माण होता है। इन यौगिकों में असंतृप्त कार्बनिक समूह का, असंतृप्त का मतलब है या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। असंतृप्त कार्बनिक समूह का पाई इलेक्ट्रॉन अब्र और धातु के खाली कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं
और साथ ही धातु के पूर्ण रूप से भरे हुए डी कक्षक कार्बन परमाणु के रिक्त कक्षकों से अतिव्यापन करेंगे। गाइस इसमें देखना, जैसे एग्जांपल है आपके सामने, ये पाई इलेक्ट्रॉन अब्र होगा। इसका मतलब ये है कि आप इस संरचना को ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ से जुड़ी होगी धातु। तो ये वाले जो डबल बॉन्ड है ये भी धातु से जुड़ते हैं। ये बनते कैसे हैं, एक बार तो धातु के खाली कक्षक होंगे और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके साथ अतिव्यापन करेंगे, धातु के खाली कक्षकों के साथ। सेकंड टाइम ये होता है कि धातु के भरे हुए डी कक्षक ये जो कार्बन है कार्बन के पाई कक्षकों के साथ में अतिव्यापन कर लेते हैं, या फिर कहो कि कार्बन के खाली कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं। ये जो इस प्रकार का यौगिक बनता है इसे कहा जाता है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक। विस्थानीकृत बंध युक्त इलेक्ट्रॉन यौगिक जो हैं उनमें एक टाइप बनता है सैंडविच यौगिक। गाइस इसकी संरचना देखना आप लोग, ये कार्बनिक समूह है दोनों, इनके बीच में धातु उपस्थित है। ये जो धातु है इसकी संरचना देखने पर फील होता है कि ये सैंडविच जैसा दिख रहा है, इसीलिए इस यौगिक को सैंडविच यौगिक कहा जाता है। गाइस इसी के साथ वर्गीकरण कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।